आज के इस डीप डाइव में हम सीधा NCERT कक्षा 11 जीव विज्ञान के अध्याय 3 यानी वनस्पति जगत या प्लांट किंगडम पर एक विस्तृत चर्चा शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा मुख्य मिशन यही है कि इस गहन विश्लेषण के जरिए हम जटिल वैज्ञानिक वर्गीकरण और पादप जगत के विकास को स्टेप बाय स्टेप समझें, ताकि बोर्ड और नीट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। एकदम सही। और जब मैंने इस विषय के नोट्स देखे तो एक बात ने मुझे बहुत हैरान किया। मतलब एक समय था जब फंगाई यानी कवक, मोनेरा और प्रोटिस्टा को भी पादप जगत का ही हिस्सा माना जाता था। हाँ, और उसका आधार सिर्फ इतना था कि उनके पास कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है। वही तो। लेकिन आज आधुनिक विज्ञान उन्हें इस जगत से पूरी तरह बाहर मानता है। यहाँ तक कि साइनोबैक्टीरिया, जिसे पहले नील हरित शैवाल कहा जाता था, अब वो भी शैवाल की श्रेणी में नहीं आता। विज्ञान की यही तो सबसे खूबसूरत बात है। ये लगातार खुद को सुधारता रहता है। वर्गीकरण की प्रणालियों या जो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं, उनमें समय के साथ जो बदलाव आए हैं, उन्हें समझना इस पूरी विकास यात्रा की नींव है। बिल्कुल। पुराने समय में वैज्ञानिक जीवों को सिर्फ उनके बाहरी स्वरूप से पहचानते थे, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बेहतर हुई, हमने DNA, उनके रसायन और विकास के इतिहास को समझना शुरू किया। आज की ये चर्चा शैवाल से लेकर सबसे विकसित एंजियोस्पर्म तक के सफर पर ही केंद्रित है। तो चलिए इसी नजरिए के बदलाव से शुरू करते हैं। शुरुआती दौर में जो वर्गीकरण का तरीका इस्तेमाल होता था, उसे कृत्रिम वर्गीकरण या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता था। हाँ, जिसे कार्ल लिनियस ने दिया था। हाँ, और नोट्स के अनुसार ये प्रणाली बहुत ही कम भारी गुणों पर आधारित थी, जैसे पत्तियों की संख्या कितनी है, उनका आकार क्या है या रंग कैसा है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि हम किसी किताब को सिर्फ उसके कवर से जज कर रहे हों। यह तुलना बिल्कुल सटीक है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहीं पर इस कृत्रिम वर्गीकरण का सबसे बड़ा दोष छिपा था। अच्छा, वो क्या? लीनियस की प्रणाली में कायिक गुणों यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और लैंगिक गुणों यानी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बिल्कुल समान मान्यता दी गई थी, जो कि वैज्ञानिक रूप से एक बहुत बड़ी गलती है। वो इसलिए क्योंकि कायिक गुण तो पर्यावरण के हिसाब से बदल जाते हैं ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। किसी भी पौधे के जो कायिक गुण होते हैं, जैसे पत्तियों का आकार या ऊंचाई, वे पर्यावरण के अनुसार बहुत आसानी से बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक ही प्रजाति के 2 पौधे हैं। एक को भरपूर पानी और धूप मिल रही है तो उसकी पत्तियां बड़ी और हरी होंगी। हाँ। दूसरे को अगर कम पानी मिले तो पत्तियां छोटी और पीली हो सकती हैं। अगर हम सिर्फ बाहरी ढांचे को आधार मानेंगे तो हम इन दोनों को अलग अलग प्रजाति मान बैठेंगे, जो कि पूरी तरह गलत है। ये तो बहुत बड़ी खामी थी। बिल्कुल। तो जाहिर है इसके बाद कोई बेहतर तरीका खोजा गया होगा जो सिर्फ बाहरी दिखावे पर निर्भर ना हो। हाँ, इसी कमी को दूर करने के लिए प्राकृतिक वर्गीकरण या नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम सामने आया, जिसे जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। बेंथम और हुकर। इस प्रणाली में न सिर्फ बाहरी गुणों को देखा गया, बल्कि पौधे के भीतरी गुणों को भी गहराई से जांचा गया, जैसे अल्ट्रास्ट्रक्चर यानी सूक्ष्म पररचना, एनाटॉमी यानी शारीर, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री यानी पादप रसायन। ये पिछले तरीके से कहीं अधिक व्यापक था, लेकिन आज के समय में तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर और DNA सीक्वेंसिंग जैसी तकनीकें हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण के तरीके तो पूरी तरह बदल चुके होंगे। हाँ, आधुनिक प्रणालियां वाकई बहुत उन्नत हो चुकी हैं, और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए यहाँ कुछ विशेष कीवर्ड्स को समझना अति महत्वपूर्ण है। वो कीवर्ड्स क्या हैं? सबसे पहला है जातिवृत्तीय वर्गीकरण या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये सिस्टम पूरी तरह से विकासवादी संबंधों पर आधारित है। विकासवादी संबंध मतलब समान पूर्वज। बिल्कुल। इसका सीधा अर्थ ये है कि जो जीव आज एक ही समूह या टैक्सा में रखे गए हैं, लाखों साल पहले उनके पूर्वज भी एक ही रहे होंगे। ये काफी तार्किक लगता है। इसके बाद एक और दिलचस्प तरीका आता है संख्यात्मक वर्गीकी या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें सीधे तौर पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। कंप्यूटर का उपयोग पौधों के वर्गीकरण में? हाँ, पौधे के हर एक दिखने वाले गुण को एक विशेष नंबर या कोड दे दिया जाता है,
फिर उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक ही समय में सैकड़ों गुणों का सटीक विश्लेषण हो जाता है और हर गुण को बराबर अहमियत मिलती है। ये तो पूरा डेटा साइंस लग रहा है। मैंने कोशिका वर्गीकी या साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में भी पढ़ा, जो क्रोमोसोम की संख्या, संरचना और व्यवहार पर काम करती है। बिल्कुल, और इसके साथ ही एक रसायन वर्गीकी यानी कीमोटैक्सोनॉमी भी है, जिसमें पौधों के भीतर मौजूद रासायनिक कारकों का उपयोग किया जाता है। ये देखना सच में अद्भुत है कि हम पत्तियों को गिनने से शुरू होकर अब पौधों के डीएनए और रसायनों तक पहुंच चुके हैं। यही प्रगति हमें पादप जगत के सबसे शुरुआती सदस्यों को समझने में मदद करती है। वर्गीकरण के इस आधार को समझने के बाद अब हमें उस जीव की ओर बढ़ना चाहिए जहां से पादप जीवन की शुरुआत मानी जाती है, यानी शैवाल या एल्गी। हाँ, शैवाल क्लोरोफिल युक्त, बहुत ही सरल थैलैड और अपना भोजन स्वयं बनाने वाले स्वपोषी जीव होते हैं। ये मुख्य रूप से जलीय होते हैं। मतलब साफ पानी से लेके समुद्र के खारे पानी तक हर जगह। बिल्कुल। शैवाल देखने में भले ही काई जैसे साधारण लगें, लेकिन एक तथ्य ने मेरे होश उड़ा दिए। हमारी पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर यानी फिक्स होती है, उसका लगभग आधा अकेले ये शैवाल ही फिक्स करते हैं। ये तथ्य शैवाल के विशाल पारिस्थितिक महत्व को दर्शाता है। वे पर्यावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं और सभी जलीय जीवों के लिए ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक हैं। क्या बात है। अब अगर हम इनके जनन यानी रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसे स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है। शैवाल में जनन 3 तरीकों से होता है। पहला तो कायिक जनन होगा। हाँ, कायिक जनन जो विखंडन या फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। इसमें शैवाल का शरीर बस टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक नया थैलस बना लेता है। और अलैंगिक जनन? वह चल बीजाणु या ज़ूस्पोर्स द्वारा होता है। इन बीजाणुओं में फ्लैजिला होता है, जिससे ये पानी में आराम से तैर सकते हैं। लेकिन जब बात लैंगिक जनन की आती है तो नोट्स में परीक्षा के नजरिए से 3 बहुत भारी भरकम शब्द लिखे थे: समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। इन तीनों शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। लैंगिक जनन में 2 युग्मकों यानी गैमीट्स का मिलन होता है। पहली स्थिति है समयुग्मकी या आइसोगैमस। नाम से लग रहा है समान युग्मक। बिल्कुल। इसमें मिलने वाले दोनों युग्मकों का आकार बिल्कुल एक जैसा होता है। इसका उदाहरण स्पाइरोगायरा है, जिसमें युग्मक समान होते हैं लेकिन फ्लैजिला नहीं होता। और अगर फ्लैजिला हो तो वह यूलोथ्रिक्स का उदाहरण बन जाता है, जहां युग्मक समान भी हैं और फ्लैजिला युक्त भी। तो इसका मतलब असमयुग्मकी या एनआइसोगैमस वो स्थिति होगी जहां दोनों युग्मकों का आकार अलग-अलग हो। एकदम सटीक। यहाँ जो 2 युग्मक मिलते हैं वे आकार में भिन्न होते हैं। ये यूडोराइना की प्रजातियों में देखा जाता है। और तीसरी स्थिति? तीसरी और सबसे विकसित स्थिति है विषम युग्मकी या ऊगैमस। यह पादप विकास का एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें क्या खास होता है? इसमें एक बड़ा अचल यानी स्थिर रहने वाला मादा युग्मक होता है और उसके पास तैर कर आने वाला एक छोटा चल नर युग्मक होता है। इसके बेहतरीन उदाहरण वॉल्वॉक्स और फ्यूकस हैं। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ये नाम याद रखने होंगे। ये तो बात हुई विज्ञान की, लेकिन शैवाल का रियल लाइफ में भी बड़ा उपयोग है। हाँ, आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। मैंने पढ़ा कि जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाते हैं तो वो भोजन के रूप में क्लोरेला और स्पिरुलिना नाम के शैवाल लेकर जाते हैं, क्योंकि वे प्रोटीन से भरपूर होते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा लाल शैवाल से कैरेगिन और भूरे शैवाल से एल्जिन मिलता है। और जो एगार हम आइसक्रीम और जेली बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो भी जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया शैवालों से ही निकाला जाता है। इन्हीं उपयोगों और वर्णकों यानी पिगमेंट्स के आधार पर शैवाल को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। हाँ, पहला है क्लोरोफाइसी यानी हरे शैवाल। इनमें क्लोरोफिल ए और बी प्रचुर मात्रा में होता है। ये अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं और इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा वर्ग है फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल। इनमें क्लोरोफिल ए और सी के साथ एक खास वर्णक फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। बिल्कुल। यही फ्यूकोजेंथिन तय करता है कि शैवाल का रंग हल्का हरा होगा या गहरा भूरा। और भोजन? ये अपना भोजन जटिल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैनिटॉल या लेमिनेरिन के रूप में संचित करते हैं।
और तीसरा है रोडोफाइसी या राल शैवाल। इनका लाल रंग आर फाइकोएरिथ्रिन वर्णक के कारण होता है। और यहाँ परीक्षा के लिए ये याद रखना जरूरी है कि लाल शैवाल अपना भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। तो शैवाल तो पूरी तरह से पानी के निवासी हो गए, लेकिन जिंदगी को कभी न कभी तो पानी से बाहर आना ही था। बिल्कुल आना था। और यही एंट्री होती है ब्रायोफाइट्स की। नोट्स में इनके लिए एक बहुत ही शानदार उपमा दी गई है, पादप जगत के जल स्थलचर यानी एम्फीबियंस। ये एम्फीबियन वाली तुलना इनके स्वभाव का सबसे सटीक वर्णन है। ये बिल्कुल मेंढक वाली बात हो गई। जैसे मेंढक जमीन पर फुदकता है लेकिन अंडे देने के लिए पानी में जाता है, वैसे ही ब्रायोफाइट भूमि पर उगते हैं लेकिन लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। सही कहा। पानी पर इसी निर्भरता के कारण ये नम और छायादार जगहों पर पाए जाते हैं। लेकिन जो बात ब्रायोफाइट्स को खास बनाती है वो है उनका जीवन चक्र। जीवन चक्र में क्या बदलाव आता है? इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। ब्रायोफाइट्स में मुख्य पादपकाय अगुणित यानी हैप्लॉइड होती है। इसे युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट कहते हैं क्योंकि ये युग्मक पैदा करता है। और इनके जनन अंग, क्या वे शैवाल जैसे ही सरल होते हैं? नहीं, यहाँ विकास एक कदम आगे बढ़ चुका है। इनके लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होते हैं। नर अंग को पुंधानी या एंथेरिडियम कहते हैं, जो 2 फ्लैजेला वाले नर युग्मक बनाते हैं। और मादा अंग? मादा अंग को स्त्रीधानी या आर्चिगोनियम कहते हैं। ये फ्लास्क के आकार की होती है और इसमें एक अंडा होता है। तो जब नर युग्मक पानी में तैरकर स्त्रीधानी तक पहुंचता है तो निषेचन होता है, लेकिन निषेचन के बाद जो युग्मनज या जाइगोट बनता है वो तुरंत विभाजित नहीं होता। यही पादप जगत के विकास की बड़ी घटना है। जाइगोट तुरंत नए पौधे में नहीं बदलता, वो एक बहुकोशिकीय संरचना में विकसित होता है जिसे बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफाइट कहते हैं। और ये स्पोरोफाइट स्वतंत्र नहीं होता, है ना? बिल्कुल नहीं। ये स्पोरोफाइट पोषण के लिए उसी मुख्य पौधे यानी गेमिटोफाइट से जुड़ा रहता है। बाद में इसी स्पोरोफाइट से अगुणित बीजाणु निकलते हैं जो नया गेमिटोफाइट बनाते हैं। अगर हम पारिस्थितिक महत्व की बात करें तो ब्रायोफाइट्स विशेष रूप से मॉस, चट्टानों पर उगने वाले पहले सजीव होते हैं। लाइकेन के साथ मिलकर ये मिट्टी बनाते हैं। हाँ। और एक स्पेग्नम नाम का मॉस भी होता है जिसे पीट मॉस कहते हैं। इसमें पानी रोकने की असीम क्षमता होती है, इसलिए इसे पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। ब्रायोफाइट्स को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है, लिवरवर्ट और मॉस। लिवरवर्ट जो चपटे होते हैं और जिनमें जेमा कप द्वारा जनन होता है। हाँ। और मॉस सीधे होते हैं जिनमें पत्तेदार संरचनाएं होती हैं। मॉस के जीवन चक्र में एक प्रथम तंतु या प्रोटोनीमा अवस्था पाई जाती है जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। प्रथम तंतु अवस्था याद रहेगा। मॉस की जमीन पर आने के बाद विकास के क्रम में अगला चरण है टेरिडोफाइट्स। मेरे हिसाब से ये वो पौधे हैं जिन्होंने सही मायनों में जमीन पर राज कायम किया। मैं इन्हें पादप जगत के पहले प्लम्बर कहना चाहूंगा। प्लम्बर, वो क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी पर पहले ऐसे पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक विकसित हुए, यानी पानी खींचने के लिए जाइलम और भोजन ले जाने के लिए फ्लोएम। ये प्लम्बिंग सिस्टम वाली बात बिल्कुल सच है। जाइलम और फ्लोएम के आते ही पौधों ने आसमान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट या बदलाव आता है। ब्रायोफाइटा में मुख्य शरीर गैमिटोफाइट था, लेकिन टेरिडोफाइट में ये बाजी पलट जाती है। मतलब अब स्पोरोफाइट मुख्य हो जाता है? बिल्कुल। यहाँ मुख्य पादपकाय बीजाणु उद्भिद यानी स्पोरोफाइट होती है, जिसमें असली जड़, तना और पत्तियां होती हैं। पत्तियों में भी हमने विविधता देखी है। कुछ में छोटी पत्तियां होती हैं जिन्हें लघुपर्ण कहते हैं, जैसे सेलेजिनेला में। हाँ। और कुछ में बड़ी पत्तियां होती हैं, वृहदपर्ण, जैसे फर्न में। फर्न देखने में सुंदर होते हैं, लेकिन इन पौधों के जनन से विकास का एक बड़ा रहस्य खुलता है। वो क्या? अधिकांश टेरिडोफाइट्स समबीजाणु या होमोस्पोरस होते हैं, मतलब एक ही आकार के बीजाणु बनाते हैं। लेकिन सिलेजिनेला और साल्विनिया जैसे पौधे विषम बीजाणु या हेटेरोस्पोरस होते हैं। मैंने इस विषम बीजाणु शब्द को बहुत हाइलाइटेड देखा है। आखिर 2 अलग अलग आकार के बीजाणु बनाने में ऐसा क्या खास है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये हेटेरोस्पोरस होना ही वो जादुई कदम है जिसने पादप विकास में बीजीय प्रकृति या सीड हैबिट की नींव रखी।
बीजीय प्रकृति मतलब बीज बनने की शुरुआत? बिल्कुल। जो बड़े बीजाणु होते हैं वे मादा युग्मकोद्भिद बनाते हैं। अब ये मादा युग्मकोद्भिद अपने पेरेंट पौधे यानी स्पोरोफाइट पर ही सुरक्षित चिपके रहते हैं और वहीं भ्रूण का विकास होता है। ये तो एक बहुत बड़ी क्रांति थी। हाँ, एक माँ का अपने बच्चे को जन्म देने तक सुरक्षित रखने जैसा ही ये पौधों का तरीका था। क्या बात है। और यही कदम हमें अगले वर्ग की ओर ले जाता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी पौधे। जिम्नोस का मतलब है नग्न और स्पर्मा का मतलब है बीज, यानी जिनके बीज किसी फल की भित्ति से ढके नहीं होते, जैसे अमेरिका का विशालकाय सिकुआ पेड़। जिम्नोस्पर्म अपने अद्भुत सहजीवी संबंधों के लिए भी मशहूर हैं। उदाहरण के लिए पाइनस की जड़ों में कवक ने अपना घर बना लिया है, जिसे माइकोराइजा कहते हैं। कवक पानी खींचता है और पेड़ उसे भोजन देता है। बिल्कुल। और साइकस पौधे में प्रवाल मूल या कोरोलॉइड जड़ें होती हैं, जिनमें नाइट्रोजन फिक्स करने वाले सायानोबैक्टीरिया रहते हैं। और इनकी पत्तियां भी खास होती हैं। पाइनस में सुई के आकार की पत्तियां होती हैं, जो अत्यधिक तापमान और तेज हवा को सहने के लिए बनी होती हैं। जनन की बात करें तो ये हमेशा विषम बीजाणु होते हैं। इनमें नर और मादा शंकु या कोन्स बनते हैं। बीज बनते हैं लेकिन नग्न होते हैं। फल का आवरण तो तब आएगा जब फूल खिलेंगे। और ये हमें पहुंचाता है पादप जगत के सबसे विकसित वर्ग तक, एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पौधे। ये वो फूल वाले पौधे हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, जिनमें बीज फलों के अंदर सुरक्षित रहते हैं। इनका आकार सूक्ष्म वुल्फिया से लेकर 100 मीटर ऊंचे यूकेलिप्टस तक हो सकता है। एंजियोस्पर्म की पहचान उनके फूल हैं, जो जनन अंग है। इन्हें दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता है, एक बीजपत्री या मोनोकॉट्स और द्विबीजपत्री या डाइकॉट्स। इस पूरी विकास यात्रा को समझने के बाद साफ हो जाता है कि प्रकृति कभी ठहरती नहीं है। पानी से शुरू हुआ सफर बीजों की सुरक्षा तक पहुंच गया। अगर इस पूरे सफर को एक वाक्य में पिरोएं तो पानी में रहने वाले साधारण शैवाल से शुरू होकर ब्रायोफाइट्स का जमीन पर आना, टेरिडोफाइट्स में संवहन तंत्र का विकास और अंततः एंजियोस्पर्म में बीजों का सुरक्षित होना, ये क्रमिक विकास का अद्भुत उदाहरण है। इस पूरी यात्रा में गैमेटोफाइट का आकार लगातार छोटा होता गया और स्पोरोफाइट विशाल होता गया। सच में ये विकासवादी सफर बहुत ही रोमांचक है। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। अगर पौधों ने पानी से निकलकर सुरक्षित बीजों तक का इतना लंबा सफर तय किया है, तो आज के इस तेजी से बदलते जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण के बीच पौधे भविष्य में खुद को बचाने के लिए कौन सा नया विकासवादी हथियार विकसित कर सकते हैं? क्या अगले लाख वर्षों में हम पौधों का कोई नया और छठा वर्ग देखेंगे? ये विचार हमें प्रकृति की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।